गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न मशीनिंग प्रेसेस, जो कि वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड के पार्ट में हम पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ एडवांस मशीनिंग प्रोसेस या मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हम क्या करते हैं कि नॉर्मली जो हमारे लेथ के मिलिंग के प्रोसेस हैं उनमें मटेरियल रिमूवल प्रोसेस काम करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करते हैं। ऐसे कौन से रीजन है जहां पे ये नॉर्मल मटेरियल रिमूवल प्रोसेस नहीं काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मटेरियल हार्डनेस या उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मल मशीनिंग में हम क्या करते हैं कि जो टूल है वो ज्यादा हार्ड होता है और जिसको हमने कटिंग करनी है, जो पार्ट है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, कंपैरेटिवली ज्यादा सॉफ्ट होता है टूल के। तो यहाँ पे मटेरियल की हार्डनेस बहुत ज्यादा है। सपोज हमें टूल ही बनाना है तो टूल को काटने के लिए और ज्यादा हार्ड मटेरियल चाहिए। वर्क पीस बहुत फ्लेक्सिबल होता है, कहीं पे बहुत थिन होता है। शीट मेटल के ऊपर ही हमने कुछ चीज बनानी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। शेप बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, कुछ इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी है कि उसको बनाना ही बहुत मुश्किल है नॉर्मल मशीनिंग प्रोसेस से। एंड समटाइम्स रिगरस सरफेस फिनिश या डायमेंशनल टॉलरेंसेस चाहिए होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मशीनिंग प्रोसेस से जो टेम्परेचर राइज होता है उससे क्या होता है कि जो पार्ट है उसके अंदर रेजिडुअल स्ट्रेसेस बची रह जाती हैं। उससे क्या होता है कि पार्ट जल्दी टूट भी जाता है। और सरफेस डैमेज को करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि कन्वेंशनल मशीनों से जो अगर हम मशीनिंग करेंगे तो उससे जो स्ट्रेसेस पैदा होंगी वो कहीं ना कहीं जाके उस पार्ट के ऊपर नुकसानदेह होती है, जैसे कि एरोस्पेस इक्विपमेंट है, हवाई जहाज में ये नुकसानदेह होती है। तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस के या अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के। वो क्या है? दे आर नॉट लिमिटेड बाय हार्डनेस, टफनेस और ब्रिटलनेस ऑफ मटेरियल। अगर हार्ड भी है, टफ भी है, ब्रिटल भी है, टूटने वाला भी है, शीशे के ऊपर भी हम इसमें मशीनिंग कर सकते हैं। इट कैन प्रोड्यूस एनी इंटीग्रेट कॉम्प्लेक्स शेप्स को भी बना सकते हैं। इट हैज सुटेबल कंट्रोल ओवर वेरियस फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द प्रोसेस। कहीं पे डेप्थ हमने ज्यादा करनी है, कम करनी है, या उसकी थिकनेस कम करनी है, थोड़ा सा करंट ज्यादा कम करके वो हम उसको वेरिएशन कर सकते हैं। एंड इट इज ओनली कॉम्प्लीमेंटिंग द कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड। ये उसके करेक्टरिस्टिक्स है कि नॉर्मल मशीनिंग प्रोसेस जितने भी हैं उसकी हेल्प करने के लिए ये अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होते हैं। एक बात और ध्यान वाली करने वाली होती है कि इसमें जो कटिंग का पार्ट होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल मशीनिंग प्रोसेस। नाउ इनकी हम क्लासिफिकेशन अगर करें तो क्लासिफिकेशन करते हुए हमें ये चीज ध्यान रखनी है। प्रिंसिपल, उस प्रोसेस का प्रिंसिपल, उसका प्रोसेस क्या है, वर्किंग कैसे है, उसकी डायग्राम, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। PPDADA अगर आपके पेपर में आता है तो ये चीजें आपने उसकी प्रोसेस की बतानी है। तो यहाँ पे हम मेजर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल और थर्मल में। ये एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैकेनिकल एनर्जी यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल या थर्मल। उसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिकल में इरोजन, तोड़ने का होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल में आयन डिस्प्लेसमेंट होता है, आयन बनाते हैं और फिर उसको हटा देते हैं मटेरियल को। केमिकल में एब्लेटिव एक्शन होता है। थर्मो में वेपराइजेशन या फ्यूजन होता है, वेपर कर देते हैं मटेरियल को और उसको हटा देते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी मैकेनिकल में न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक होती है। तो अगर हम देखें इनकी आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं तो मैं इसको थोड़ा आगे करके करता हूँ। इस टेबल को आप अपने लिए याद करने के लिए फोटो खींच के रख सकते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी में मैंने बताया मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रोथर्मल या केमिकल। बेसिक मैकेनिज्म इरोजन है, आयनिक डिसोल्यूशन और वेपराइजेशन। सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पानी का प्रेशर हो, या करंट ज्यादा हो, या वोल्टेज ज्यादा हो, या आयनाइज मटेरियल उसके ऊपर डाला जाए। और ट्रांसफर के लिए वेरी हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रॉन एंड हॉट गैसेस। अब थर्मल और इलेक्ट्रोथर्मल में क्या होता है? हीट एनर्जी इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ए स्मॉल एरिया ऑफ द वर्क पीस। एक छोटे एरिया के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, वो मेल्ट होता है और वेपराइज हो जाता है, जिससे मटेरियल हटा दिया जाता है। ईडीएम, एलबीएम, पाम, ईबीएम, आईबीएम ये इसके हैं, जिनमें से ये तीनों हमारे सिलेबस में है, ईडीएम, एलबीएम एंड पाम। केमिकल में क्या होता है? द वर्क पीस मटेरियल
इन कॉन्टेक्ट विद ए केमिकल सोल्यूशन इज एचिंग। एचिंग जैसे कि हम शीशे के ऊपर एचिंग करते हैं, केमिकली उसको रिएक्शन करके उसको हटा देते हैं, एचिंग कहते हैं उसको। और ये कंट्रोल्ड मैनर में होता है। ईसीएम, ईसीजी, ईसीएच और ईसीडी, ये इसके हैं। ईसीएम हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे। मैकेनिकल में मटेरियल इज रिमूव्ड बाय मैकेनिकल इरोजन। मैकेनिकली कोई चीज ऐसे होती है कि उसको मटेरियल को हटाती है। यूएसएम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग और वाटर जेट मशीनिंग, ये इसके हैं। तो ये पांचों हमारे सिलेबस में एक एक करके हम कवर करते हैं। फर्स्ट इज अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अल्ट्रासोनिक हमें पता भी है, हमने फिजिक्स में पढ़ा भी होता है, सोनिक, सोनिक की स्पीड से। इन दिस प्रोसेस द मटेरियल इज रिमूव्ड बाय माइक्रोचिपिंग और इरोजन विद एब्रेसिव पार्टिकल। एब्रेसिव जो घर्षण के छोटे छोटे कण होते हैं, ज्यादातर एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है। टूल क्या होता है? इट इज मेड ऑफ सॉफ्टर मटेरियल देन दैट ऑफ वर्कपीस। अब यहाँ पे देखिए, ये टूल जो है, ये टूल एक हॉर्न की फॉर्म में होता है। इसको कॉन्सेंट्रेटर भी कहते हैं। और इसकी नीचे वाली जो शेप होती है, वो उस शेप की होती है जो हमने कैविटी बनानी है, उस शेप की होती है। इट इज oscillated by booster or sonotrode at a frequency of about 20 kilohertz। 20 kilohertz जो ऑडिबल रेंज से ज्यादा होती है, with an amplitude of 25.4 micrometer। द टूल फोर्सेस द एब्रेसिव ग्रेड्स। अब इसके बीच में देखिए एब्रेसिव स्लरी डाली जाती है, छोटे छोटे कण डाले जाते हैं एब्रेसिव के, जो मैंने बताया कि Al2O3 या सिलिकॉन कार्बाइड के होते हैं, SiC होते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे ये वाइब्रेट करता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है जो ये वाइब्रेट करने के लिए उसको मजबूर करता है। जैसे जैसे वाइब्रेट करता है, वैसे वैसे कैविटी डीप होती चली जाती है। तो जैसे ही ग्रिड साइज मीन पोजीशन के नजदीक होती है, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे ग्रिड्स दिख रहे हैं आपको, कण दिख रहे हैं, ये मीन पोजीशन के होते हैं, तो ये इसको हिट कर देता है और उससे क्या होता है, कैविटी बनती चली जाती है। और ये बहुत ही कम टाइम में होता है। जो ये अपघर्षी कण है, एब्रेसिव वो है, वो 20 to 30% पानी के मिश्रण के घोल के साथ कार्यकण के ऊपर, जॉब के ऊपर लगाए जाते हैं। ये देखिए पानी लगाया गया एब्रेसिव वाला, और हमें पता ही नहीं चला, इतना माइक्रो सेकंड के अंदर हुआ कि वो जो ऊपर वाला टूल था उसी की शेप के वहां होल्स बन गए। जो टूल होता है वो कार्बन अलॉय स्टील या स्टेनलेस स्टील का होता है और 20 से लेकर 30 किलो हर्ट्ज का होता है। और इसका जो शेप है वो उसी शेप का होता है जो कि हमने कैविटी बनानी होती है। तो जैसे कंपन के कारण वो शेप सतह दबती चली जाती है, कार्यखंड का कर्तन, कटिंग होती चली जाती है, और इस प्रकार धातु का कर्तन होता रहता है। ये इसका डायग्राम है जो आपको याद करना है। यहाँ देखिए, ये ट्रांसड्यूसर है, कोन होता है, हॉर्न होता है, और उसके नीचे जो टूल है, टूल उसी शेप का बनाना है जिस शेप की आपकी कैविटी होगी। साइड में से एब्रेसिव स्लरी मैंने बताया कि पानी के साथ 20 to 30% जो एब्रेसिव के कण होते हैं वो मिला के ऊपर डाले जाते हैं। तो ये डायग्राम आपको याद करना। अल्ट्रासोनिक ऑसिलेटर बीच में लगा होता है, मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर। अब इसमें कुछ खास बातें मैंने बताई कि एब्रेसिव के जो साइज होता है 200 से लेकर 2000 ग्रेड तक का होता है। औजार जो होता है, टूल होता है, कार्बन अलॉय या स्टेनलेस स्टील का होता है, और इसमें हीरे का चूर्ण, सिलिकॉन कार्बाइड या Al2O3 का चूर्ण यूज होता है जो एब्रेसिव होते हैं। और ये विद्युत ऊर्जा जो करंट है उसको यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसमें हमें एक्यूरेसी जो है 0.005 mm तक की मिलती है। मशीनिंग, अब इसके एडवांटेज अगर देखें तो इसमें कंडक्टिविटी है या नहीं है, दैट मींस कि अगर नॉन कंडक्टिव भी हैं तो उनको भी हम मशीनिंग कर सकते हैं। तो इसमें ब्रिटल मटेरियल भी, जैसे मैंने बताया कि टूल्स अगर बनाने हैं हमने, कोई हाई हार्डनेस के टूल्स बनाने हैं, वो नॉन कंडक्टिव भी हैं, कार्बाइड के हैं, सेरामिक टूल्स हैं, उनको भी बना सकते हैं। इट डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक, थर्मल और केमिकल डिफेक्ट्स। तो कोई डिफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करते। बहुत छोटे ड्रिल, सर्कुलर और नॉन सर्कुलर होल्स भी, हमने अभी डायग्राम में भी देखा कि चौरस होल्स भी बना रहे हैं। लेस स्ट्रेस्ड बिकॉज इट इज नॉन थर्मल, ये गर्म नहीं करता पीस को, तो इसलिए इसमें स्ट्रेसेस नहीं पैदा होती, पीस हमारा वैसे ही बढ़िया बना रहता है। अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं कुछ। लो मेटल रिमूवल रेट, MRR बहुत कम है, बहुत कम धीरे धीरे होता है।
टूल बहुत जल्दी खत्म होता चला जाता है, जीवन काल कम होता है और बिजली की खपत दर भी बहुत अधिक होती है। मशीनिंग एरिया बहुत कम होता है एंड इसमें एक और खास बात यह है कि जो नरम है, मुलायम है, सॉफ्ट पदार्थ, उनकी मशीनिंग नहीं हो पाती है। एब्रेसिव का डिपेंड करता है कि कौन कौन से किस तरह का मटेरियल रिमूव रेट चाहिए और फिनिश किस तरह से चाहिए, तो उनके हिसाब से Al2O3, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड ये यूज होते हैं। मैंने बताया कि 20 से लेकर 60% तक वॉल्यूम पानी में मिला के उसको स्लरी डाली जाती है। एप्लीकेशंस कहाँ है? टेढ़े मेढ़े कोई शेप हैं उनके ऊपर भी, ज्यादातर छिद्र के गोल व गहरे छिद्र, डीप छिद्र के ऊपर भी किए जाते हैं। हीरा, टंगस्टन कार्बाइड इनको या नॉन कंडक्टिव मटेरियल अधातु हैं उनके ऊपर भी। दांतों की मरम्मत के लिए भी ये यूज किया जाता है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, दांतों में छिद्र करने के लिए भी। सेकेंड इज इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। इट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल रिमूवर प्रोसेस। हमारे पास एक फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ था जो इलेक्ट्रोलिसिस में यूज किया गया था। उसमें एक कैनोड बनाया जाता था, एक कैथोड बनाया जाता था। तो एक जगह पे मटेरियल हटता था, वो दूसरी जगह डिपॉजिट होता चला जाता था। तो इसमें क्या है, इसमें इट इन्वॉल्व्स ए नेगेटिवली चार्ज शेप इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव होता है, उसकी शेप वही होती है जो हमने कैविटी बनानी होती है। और एक कंडक्टिव वर्क पीस होती है जो कि एनोड पॉजिटिव बन जाता है। तो नेगेटिव हमारा होता है, ये याद रखना है आपको कि नेगेटिव, ये क्वेश्चन भी छोटे छोटे बीच बीच में आते रहेंगे। जैसे अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो उसके एब्रेसिव कौन कौन से होते हैं, तो इसमें नेगेटिव जो होता है इलेक्ट्रोड होता है और पॉजिटिव होता है आपका जो पार्ट है। ठीक है। तो इसमें बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट भी अब इसका प्रिंसिपल कौन सा है वो हमने कह दिया कि फैराडे फर्स्ट लॉ होता है। अब देखिए इसमें क्या है, ये टूल में, इसके भी टूल की मैंने बताई कि शेप वही होती है जो उसमें कैविटी आपने जनरेट करनी है। डीसी सोर्स से करंट पैदा किया आपने, सर्वो मोटर धीरे 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 टूल को नीचे इंसर्ट करती है। और इधर से क्या होता है कि ये हमारा पंप जो है, ये स्लरी वाला पंप जो है बीच में टूल के बीच में से ही जाता है और धीरे धीरे वो कैविटी आगे बनाता चला जाता है। इसमें डीसी पावर सप्लाई मैंने बताया कि कार्यखंड जो जॉब है हमारी वो एनोड पॉजिटिव बनती है और औजार जो है वो कैथोड बनता है। ज्यादातर इसमें गैप जो होता है 0.5 mm से लेकर 0.7 mm का गैप बन जाता है। जैसे ही गैप बनता है वैसे ही पावर और इलेक्ट्रोलाइट को ऑन कर दिया जाता है। तो जब ये ऑन कर दिया जाता है इतना मेंटेन करना ही करना है, आपने गैप मेंटेन करना है। और उसके हिसाब से क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो करंट पास करने का जरिया बन जाता है। ये साइड में देखिए कि कैसे हो रहा है, यहाँ पे करंट जो है वो जरिया बन जाता है। और जैसे जैसे ये देखिए वो पार्ट्स जो हैं वो उठने शुरू हो जाते हैं, तो विद्युत धारा जो है वो उसका कारण इलेक्ट्रोलाइट से हो जाता है और वहां से गर्मी पैदा होती है। और गर्मी पैदा होने से क्या होता है कि विद्युत की वजह से, वो गर्मी होने से वो धातु जो है वो कटने शुरू हो जाती है। और उसके बाद ये इलेक्ट्रोलाइट का दूसरा काम क्या होता है कि ये डिसॉल्व मटेरियल को अपने साथ बहा के ले जाता है। अब ये हमारा फैराडेज लॉ का रूल है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है आपका कि मास ऑफ आयन लिबरेटेड बाय द सब्सटेंस m इज इक्वल टू जेड आई टी। आई इज करंट फ्लोइंग, टी टाइम कितनी देर तक हुआ, जेड इज कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है। तो अब इसकी हम बात करें कि इसका प्रिंसिपल है, मैंने बताया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्मॉल गैप 0.5 से लेकर 0.7। वर्क पीस, टूल जो है वो पीतल, तांबा, कार्बन, स्टेनलेस स्टील ये होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ज्यादातर एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट या डिल्यूट एसिड होता है, नमक का घोल जिसको कह सकते हैं। प्रेशर 14 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वेलोसिटी इलेक्ट्रोलाइट की इतनी तेजी से चलाते हैं ताकि वो बहता रहे, 30 से लेकर 60 मीटर पर सेकंड। टेम्परेचर 25 से लेकर 60 डिग्री और वोल्टेज 5 से लेकर 15 या 30 डिग्री तक होती है। और करंट जो है वो 50 से लेकर 40,000 एम्पियर तक होता है। एडवांटेज क्या है
सरफेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि गर्मी नहीं है तो इसलिए ज्यादा वो बेहतर रहता है, थर्मल या मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं होती, टूल वियर नहीं होता। ये यूएसएम में था कि टूल घिसता चला जाता है, इसमें टूल वियर नहीं होता। नॉन रिजिड और ओपन वर्क पीस, खुले भी हैं उनके ऊपर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी है। ईसीएम थोड़ा सा टाइम सेविंग है, ड्रिलिंग और डीप होल भी बन सकते हैं, फ्रेजाइल पार्ट्स जो ब्रिटल हैं वो भी हो सकते हैं, और पतली चार्टर की पतली जो शीट मेटल है उनकी भी मशीनिंग हो सकती है, एंड सरफेस फिनिश ऑफ 25 माइक्रो इंच कैन बी अचीव्ड। डिसएडवांटेज, जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव नहीं है वो उनको मशीनिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसकी ये एक डिसएडवांटेज है। बहुत एक्सपेंसिव है ये, ज्यादा एरिया इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट कई बार उसको जंग लगा देता है इक्विपमेंट को, केमिकल अटैक हो जाता है, एंड अगर वो धातु अशुद्ध है तो भी मशीनिंग प्रक्रिया पे कुछ गलत इफेक्ट पड़ता है। एप्लीकेशंस जो मेन है इसके, मैं आपको ये याद करने के लिए बता देता हूँ कि टरबाइन, कंप्रेसर के ब्लेड्स और राइफल के बैरल जिसमें से गोली होके गुजरती है, उनको बनाने के लिए भी ईसीएम का यूज होता है। टंगस्टन कार्बाइड और कठोर पदार्थों के लिए भी हो जाती है। फोर्जिंग डाई, डाई सिंकिंग, लंबे ड्रिल, टरबाइन का ब्लेड, इन सब के लिए ही ईसीएम की जरूरत पड़ती है। फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता है टूल और वर्कपीस, क्योंकि उसके बीच में गैप है तो उनके बीच में करंट को, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ये जरूरी होता है। और बाद में ये जो इसके प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन है उसको रिमूव करने के लिए, हीट जनरेटेड को भी हटाने के लिए होता है। तो ये हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एंड हाई स्पेसिफिक हीट, क्योंकि उसको हीट भी लेके जानी है इसलिए वो होनी चाहिए। थर्ड इज ईडीएम। ईडीएम क्या है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। जब इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब दो कंडक्टर्स एक डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उनके बीच में स्पार्क होता है। उनके बीच में फ्लूइड अगर रखा हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड, तो वो आयनाइज हो जाता है और स्पार्क होता है, और ये स्पार्क क्या करता है, उस जो मटेरियल है वहां पे आर्क को आयनाइज करके रिमूव कर सकते हैं मटेरियल से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यही वाला इस तरह का इलेक्ट्रोड है, अब ये भी इलेक्ट्रोड उसी शेप का होना चाहिए जो कैविटी हमने बनानी है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो ये फ्लूइड के अंदर वो पार्ट पूरा डूबा हुआ है और उसके बीच में थोड़ा गैप हो जाएगा, और ये डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक ज्यादातर ये केरोसिन होता है, फिल्टर पंप से पूरा प्रेशर से भेजा जाता है। और यहाँ पे हमारा जो टूल है उसको भी दिया जाता है, टूल को अलग दिए जाती है, टूल को हमारी नेगेटिव दी जाती है, और पार्ट को है वो पॉजिटिव दिया जाता है, और उनके बीच में स्पार्क पैदा होता है। तो कार्यखंड को धनात्मक, जॉब को पॉजिटिव और औजार टूल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। सुटेबल गैप जो 0.01 से लेकर 0.5 mm का बनाया जाता है। तो क्योंकि पॉजिटिव के ऊपर ज्यादा इरोजन होता है इसलिए वर्क पीस को पॉजिटिव बनाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन आ गया। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड कौन कौन से हैं? केरोसिन, पैराफिन और ट्रांसफार्मर ऑयल। डीसी वोल्टेज 40 से लेकर 300 वोल्ट तक होती है, करंट 0.5 से लेकर 400 एम्पियर, और टेम्परेचर 10,000 डिग्री तक का मेंटेन होता है। जो टूल है दैट इज ए ट्रू रेप्लिका ऑफ टूल सरफेस। तो जिस शेप की हमने बनानी है, मान लो ऐसे टेढ़े मेढ़े बनाने हैं तो उसी शेप का टूल होएगा। और ड्राई इलेक्ट्रिक फ्लूइड उसको करने के लिए होता है। और मैंने बताया इसमें संपूर्ण प्रक्रिया करने को माइक्रो सेकंड। यहाँ पे देखिए आप, अगर हम डायग्राम देखें तो पता ही नहीं चल रहा कि उतनी देर में बन भी गया वो, जरा एक बार जंप किया इतनी देर में वो जॉब बन भी गई है। अब इनके बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाता है 0.1 mm का, जिसे स्पार्क गैप कहते हैं। स्पार्क गैप में पंप के द्वारा बलपूर्वक ये डाइलेक्ट्रिक घोल को दबाव डालकर प्रेशर से डाला जाता है। तो इसीलिए इसको ईडीएम को स्पार्क इरोजन मशीनिंग भी कहते हैं, SEM भी कहते हैं, स्पार्क इरोजन मशीनिंग। स्पार्क से क्या होता है कि उनके बीच के मेटल जो होता है वो इरोड होता है, कटता चला जाता है, और उससे डिजायर्ड शेप बन जाती है। अब
क्योंकि इसमें हमारा गैप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस बिटवीन टूल एंड वर्कपीस। तो ज्यादातर जो हमारी डाउन फीड मूवमेंट है वो एनसी कंट्रोल्ड है, सो दैट कि उनका एक गैप जो है वो कांस्टेंट बना रहे। नो मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, टफनेस डज नॉट इफेक्ट द मटेरियल रिमूवल रेट, और डिस्चार्जेस वही सेम रहते हैं। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। करंट बताता है कि उसकी सरफेस फिनिश कैसी होगी। करंट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो मोर मटेरियल इज रिमूव्ड, लार्जर गड्ढे पड़ेंगे, उसमें बड़े गड्ढे होंगे, और लेकिन उसकी फिनिश रफ होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए करंट फ्रीक्वेंसी का ज्यादा फर्क नहीं है एमआरआर के ऊपर, because MRR metal removal rate is directly proportional to current. Increasing frequency means less power for each spark. तो इसलिए वहां पे थोड़ा और टाइम लग जाता है, लेकिन स्मूथ सरफेस मिलनी शुरू हो जाती है। टूल जो है, इलेक्ट्रोड जो है वो ज्यादातर ग्रेफाइट या अलॉय के होते हैं, और मशीनिंग फॉर्मिंग से कैसे भी गैप हमने कह दिया कि इट कैन मेक वेरी स्मॉल एंड डीप होल्स, जो कि हमारे बहुत छोटे हैं, 0.005 इंच के, और इतने डीप हो सकते हैं जो 400, दैट मींस एक डायमीटर है तो उसकी डेप्थ जो है वो 400 mm की हो सकती है। इसका भी टूल वियर होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है तो ज्यादा वियर करते हैं। एडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स शेप्स हमने कहा ही है, एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल, वेरी स्मॉल वर्क पीस भी बन सकते हैं, क्योंकि इनमें टूल और वर्क पीस में ज्यादा डायरेक्ट है ही नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट है नहीं, तो डेलिकेट और सेक्शंस और वीक मटेरियल भी बनाए जा सकते हैं। गुड सरफेस फिनिश भी इसमें मिल सकती है। डिसएडवांटेज, मटेरियल रिमूवल रेट बहुत कम है, बहुत कम इसका मटेरियल धीरे धीरे चलता है। इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए परफेक्ट फिनिश शुड नॉट बी टू फाइन, तो सरफेस फिनिश हमें ज्यादा मांगनी नहीं चाहिए। एडिशनल टाइम चाहिए अगर हमें उसके इलेक्ट्रोड बनाने हैं, शार्प कॉर्नर्स भी थोड़ा बनाने मुश्किल हैं। स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन इज वेरी हाई, कंजम्पशन बहुत है। ओवरकट मींस जितना हमने काटना है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा कटता है। टूल वियर भी होता है, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव मटेरियल कैन बी मशीन ओनली विद ए स्पेसिफिक सेटअप। अगर नॉन कंडक्टिव मटेरियल है तो कुछ एक स्पेसिफिक सेटअप होता है, क्या करते हैं उसके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमें थोड़ा सा स्प्रे, कंडक्शन का स्प्रे करना पड़ता है, तब काम होता है उसके ऊपर। इसकी कैपेबिलिटी, इरेगुलर शेप्स, शार्प कॉर्नर्स के ऊपर भी हो सकता है। एमआरआर इसकी 2 से लेकर 400 mm³ पर मिनट होता है, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल। तो एक मैंने बताया कि अगर कुचालक है, बैड कंडक्टर है, तो उनके ऊपर एक सुचालक की एक लेयर बना के मशीनिंग की जाती है। तो एप्लीकेशंस क्या है, डाई एंड मोल्ड कैविटी, स्मॉल डीप होल्ड, कुछ इंटीग्रेट शेप और इंटरनल कैविटी। ये देखिए इसकी मशीन है, ये येलो इसका कैरोसिन दिख रहा है, और ये कैरोसिन में ही पूरा पार्ट डूबा हुआ होता है, ऊपर से टूल आ रहा है। इसके साथ ही वायर कट मशीन एक यूज की जाती है, वायर कट ईडीएम, WEDM। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए एक वायर चलती है, ये रोलर पे वायर चलती है, और एक साइड में कटते हुए एक छोटा सा नर्फ बनता है। ये छोटा सा, ये जो गोला दिख रहा है, ये इसको स्लॉट को कर्व कहते हैं। तो कर्व से इसको काटते हुए हम पूरे पार्ट को काट सकते हैं। तो इससे कुछ इस तरह की शेप्स, बहुत ही हमारी अच्छी फिनिश वाली शेप्स बनाई जाती हैं। वायर जो है वो ब्रास, कॉपर, टंगस्टन की हो सकती है, थिन भी हो सकती है, और वायर वेलोसिटी 0.15 से लेकर 9 मीटर की होती है। तो ये देखिए इस तरह से काटते हुए हम अंदर की शेप काट सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको दिखा भी दूंगा आगे किस तरह से बनते हैं। फोर्थ इज लेजर बीम मशीनिंग। नाउ व्हाट इज लेजर? अगर लेजर की हम बात करें, लेजर क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। तो लेजर क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक व्हाइट लाइट पैदा करते हैं लेजर बीम, और ये फोकस की जाती है लेंस के द्वारा। सो एक मटेरियल के ऊपर, वहीं पे वो मेल्ट होता है और वेपोराइज कर देता है। अब ये लेजर बीम होता कैसे है, जनरली रूबी या माणिक्य की रॉड होती है जिसमें एल्युमिनियम यूज होता है। तो इसमें क्या होता है कि लेजर प्रकाश का प्रबंध किया जाता है और लेजर किरण को फोकस किया जाता है लेंस के द्वारा। ये देखिए लेजर है बीम, उसके अंदर का मैकेनिज्म भी थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगा। ये प्लेन मिरर है और फोकसिंग मिरर से एक जगह पे
फिनिश डाल दी जाएगी। अब इसमें थोड़ा-सा मैंने ये बताया भी है, अगर आप चाहें तो बाद में इसको आराम से पढ़ सकते हैं कि रूबी क्रिस्टल क्या करता है, हीट होता है और वो कम ना हो तो उसको नाइट्रोजन वगैरह से ठंडा किया जाता है। तो वो उसके दोनों साइड में मिरर लगे होते हैं, एक साइड से मिरर में लाइट चलती है, एक साइड में तो वापस हो जाती है, दूसरी साइड में वो ट्रांसमिट होके, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि दूसरी साइड से मिरर में ट्रांसमिट होके फोकस होती है लेंस के द्वारा, तो वहां पे हो जाती है। तो एडवांटेज क्या है, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेजर बीम लॉन्गर डिस्टेंस पे भी फेंकी जा सकती है, बहुत दूर तक भी किया जा सकता है, माइक्रो शेप होल, बहुत पतले होल भी किए जा सकते हैं। लिमिटेशन, लेजर जनरेट करना ही बहुत, रूबी बहुत महंगा है। ओवरऑल लो एफिशिएंसी है, नॉट एबल टू ड्रिल टू डीप होल, बहुत गहरा होल नहीं हो सकता। एप्लीकेशन फाइन माइन्यूट होल्स के साथ है, नॉन कंडक्टिंग रिफ्रैक्टिव जो इस तरह के मटेरियल हैं उनके ऊपर भी हो सकते हैं, और पार्शियल कटिंग भी की जा सकती है। देन लास्ट इज प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, पैम। पैम क्या होता है, प्लाज्मा किसको कहते हैं, एक गैस जो है अगर उसको 3000 डिग्री तक गर्म किया जाए, देन सम ऑफ द एटम्स डिसोसिएट, उसके एटम डिसोसिएट हो जाते हैं और गैस जो होती है वो आयनाइज हो जाती है। नाउ दिस आयनाइज्ड गैस इज नोन एज प्लाज्मा। दिस स्टेट ऑफ गैस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। आयनीकृत गैस को उच्च तापमान पर गर्म करके अब ये 11,000 से लेकर 30,000 तक भी कटिंग के लिए अगर मशीनिंग करनी है, 3,000 से ज्यादा तो वो प्लाज्मा बन जाती है, लेकिन कटिंग के लिए 11,000 से लेकर 30,000 डिग्री, ये भी एक क्वेश्चन अब आपको याद करना पड़ेगा। और उसको गैस जो है वो हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को इस तरह की यूज करते हैं। तो देखिए ये साइड में दिखाया भी जा रहा है, ये देखिए प्लाज्मा आर्क, प्लाज्मा गैस आती है, इलेक्ट्रोड है बीच में, और इलेक्ट्रोड जो है उस तरह से फोकस करके उसको काट देता है। ये देखिए साइड में हमारा दिखाया भी जा रहा है, ये सर्कल को है, सर्कल का एक रिंग जो है काटने के लिए यूज हो सकता है। द प्लाज्मा इज ग्लोइंग, इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव एज वेल एज रिस्पॉन्सिव टू मैग्नेटिज्म। बिकॉज ऑफ सच बिहेवियर प्लाज्मा इज आल्सो नोन एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो कुछ इसमें प्लाज्मा टार्च होती है जो गन बनाई जाती है, इसमें तांबे का एक नोजल लगा होता है और टंगस्टन का कैथोड, और नोजल को एनोड बनाया जाता है। टंगस्टन को कैथोड और नोजल को एनोड, ताकि वो आयनाइज हो जाए, और दोनों इलेक्ट्रोड को बीच में जल द्वारा ठंडा करने की भी बनाया जाता है। अब इसकी एप्लीकेशन एल्युमिनियम की मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील के कटिंग में यूज किया जाता है, जैसे हमने देखा भी है डायग्राम में, कठोर से कठोर धातु का भी कटिंग हो जाती है। ज्यादातर जो अलॉय हैं, मिक्स अलॉय हैं, ये उनके प्रोफाइल को काटने में यूज हो सकते हैं। स्टैक कटिंग, शेप कटिंग, पियर्सिंग, अंडर वाटिंग कटिंग के लिए भी यूज होता है। विभिन्न धातुओं सेरामिक जो हैं उनको भी पतली परम का अगर छिड़काव करना, वहां पे भी यूज किया जा सकता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।